रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कोर्स तजवीदुल कुरान पर बहुत ज़्यादा कुछ सीख चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा की क्लासेस में भी हम इसको मुकम्मल करेंगे और कुरान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। साबका क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा, पढ़ा और कायदे से उसकी तैयारी भी की, जो असूल हमने पढ़ने सीखे। आज की क्लास में हमने मद के मुतल्लिक पढ़ना है कि जब किरात की जाती है, तिलावत की जाती है या कुरान को पढ़ा जाता है तो जिन हरूफ पर मद का निशान आता है उसको किस तरह से लंबा किया जाता है, कितना लंबा किया जाता है, उसकी निशानदेही किस तरह से की जाती है। सबसे पहले मद के मायने देखें, फैलाना और लंबा करना। उसके बाद ये वाली अलामात जहाँ पर भी आ जाएंगी वो मद है और हमने उसको फैलाना है यानी लंबा करना है। ये दो अलामात आपने सबसे पहले ज़हन नशीन करनी है कि मद की जो अलामात हैं वो ये हैं। इन्हीं से हम मद्दात की हालत भी पढ़ेंगे, इन्हीं से हम मद्दात की इकसाम भी पढ़ेंगे और अदा करने के तरीके भी पढ़ेंगे। उसके बाद मद के पढ़ने के लिए ज़रूरी हरूफ जो हैं वो हरूफ मद्दा है जो 3 हैं। हरूफ मद्दा के मुतल्लिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। इनकी हालत इस तरह से पढ़ी थी कि इनकी अदायगी तब होगी जब अलिफ के बाद ज़बर, वाव, अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर होगी। ये हमने हरूफ मद्दा की निशानदेही पढ़ी थी, हरूफ मद्दा की हालत पढ़ी थी कि जब हरूफ मद्दा होंगे, ये 3 हरूफ जब मद्दा होंगे तो अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर यानी हरकात होंगी तो ये हरूफ मद्दा होंगे। अब इन हरूफ मद्दा का मद में एक ज़रूरी इस्तेमाल है जो मद के तमाम कवायद से चलेगा और इसको पढ़ने में और इसको सीखने में हमें मदद देगा। सबसे पहले हमने देखा कि मद के मायने है फैलाना या लंबा करना। उसके बाद हमने मद की अलामात गौर से देखी कि मद की जो 2 अलामात पूरे कुरान में इस्तेमाल हुई हैं वो ये हैं। उसके बाद मद को पढ़ने के लिए जो हरूफ ज़रूरी हैं वो 3 हैं, अलिफ, वाव और या, जिन्हें हमने पिछली क्लास में हरूफ मद्दा पढ़ा। अब मद की इकसाम की जो अदायगी के लिए किन हरफों का होना ज़रूरी है वो है हमज़ा। इन हरफों का होना मद की इकसाम के लिए, मद के कायदे पढ़ने के लिए और मद को अदा करने के लिए इन 2 हमज़ा का होना ज़रूरी है। इन 2 हमज़ा का होना ज़रूरी है। ये तो हमज़ा है, हमने इसको हरूफ तहज्जी से लेकर हर कायदे में हमज़ा ही पढ़ा, लेकिन हमने इसको हरूफ तहज्जी में अलिफ पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अलिफ पर जब कोई भी हरकत या कोई भी अलामत आ जाती है तो वो भी हमज़ा बन जाता है। तो इन दोनों हमज़ा से हमने इन दोनों अलामात का इस्तेमाल करना है और पढ़ने के तरीके सीखने हैं। उसके बाद हमने देखनी है मद की हालत कितनी है। मद 2 हालत में होगी, एक तो मद असली और दूसरी मद फ़रई। ये मद की 2 हालतें हैं, मद असली और मद फ़रई। इन 2 हालतों के मुतल्लिक हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद देखें मद की इकसाम 4 है। मद की इकसाम जो है वो 4 है, हालत 2 है, मद असली और मद फ़रई, और इकसाम 4 है, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद आरिज़। ये मद की इकसाम है जिनमें हम आज मद असली और मद फ़रई के मुतल्लिक पढ़ेंगे और इकसाम में से मद मुत्तसिल के मुतल्लिक पढ़ेंगे। ये तमाम जो मैंने आपके सामने बताए, लिखे, पढ़ाए भी और आपको सुनाए भी, इनको आप अपने जहनों में भी ज़हन नशीन करें और नोटबुक पर भी ज़रूर लिखें कि मद का असल में मतलब क्या है, मद के लफ्ज़ी मायने क्या है, मद की अलामात क्या है, हरूफ कौन से होंगे तो मद इस्तेमाल होगी और इनके लिए, इनकी अदायगी के लिए किन हरूफ का होना ज़रूरी है वो हमने पढ़े। हरूफ मद्दा होंगे तो हरूफ मद्दा पर मद की अदायगी लाजमी होगी। कब? जब ये 2 अलामात आएंगी। उसके बाद इन हमज़ा पर हम इकसाम पढ़ेंगे। इन 2 हमज़ा के मुतल्लिक हम इकसाम पढ़ेंगे कि जब ये हमज़ा आएगा
तो कौन सी मद पढ़ी जाएगी, जब ये हमजा आएगा तो कौन सी मद पढ़ी जाएगी। फिर हम इनकी हालतें देखते हैं कि मद असली और मद फ़रई किस तरह से पढ़ी जाएगी। तो सबसे पहले हम मद असली यानी मद की हालतों के मुतल्लिक पढ़ेंगे। अब मद की हालतें जो हमने पढ़ी हैं वो है मद असली और मद फ़रई। अब मद असली में हमने क्या पढ़ना है कि हरूफ मद्दा को उनकी असली और फितरी मिकदार के मुताबिक लंबा करना मद असली कहलाता है। हरूफ मद्दा सबसे पहले देखें अलिफ वाओ और या, उसके बाद देखें मद असली की तारीफ। ये एक मद की एक हालत है कि इनको असली और फितरी मिकदार के मुताबिक, जैसे हमने हरूफ मद्दा की क्लास में पढ़ा, कायदे की तख्तियों में पढ़ा, उस मिकदार के मुताबिक जब हमने लंबा किया दो हरकत के मुताबिक, जैसे हमने हरूफ मद्दा की क्लास में पढ़ा, कायदे की तख्तियों में पढ़ा, उस मिकदार के मुताबिक जब हमने लंबा किया दो हरकत के बराबर लंबा करना मद असली कहलाता है। जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हरूफ मद्दा के मुतल्लिक, वहाँ जब हमने अदायगी की थी दो हरकत के बराबर लंबा करने की, उसको हम कहेंगे मद असली। ये भी मद की एक हालत है, हरूफ मद्दा से अदा हो रही है, हरूफ मद्दा को उनकी असली और फितरी मिकदार के मुताबिक लंबा करना मद असली कहलाता है। जैसे देखें क़ालू, क़ालू क़ा पर अलिफ मद्दा हो रहा है, लू पर वाव मद्दा हो रहा है। तो हमने इनको असली और फितरी मिकदार के मुताबिक लंबा किया है क्योंकि यहाँ पर मद की कोई अलामत नहीं आई और हरूफ मद्दा को दो हरकत के बराबर या 2 सेकंड के लिए लंबा किया जाता है। तो हमने किया है क़ालू कूनू दाई, यहाँ हमने मद असली अदा की है। अब देखें मद फ़रई। अब अगर अलिफ वाव या यानी हरूफ मद्दा पर किसी सबब से कोई और हरूफ मद्दा को ज़्यादा लंबा करना पड़ जाए, जैसे जा, देखें जा, अब यहाँ भी अलिफ मद्दा हो रहा है लेकिन यहाँ सबब और बन गए हैं, यहाँ असबाब और बन गए हैं जिसकी वजह से हमें लंबा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब हमने यही असबाब आगे पढ़ने हैं कि इनकी इकसाम क्या है, मद फ़रई की इकसाम आगे हमने पढ़नी है कि वो क्या है, कब कब अदा की जाएंगी, जब इनको असली और फितरी मिकदार से ज़्यादा लंबा किया जाएगा तब ये मद फ़रई कहलाएगी। अब इसके दो सबब होते हैं, हमज़ा और सुकून यानी साकिन होना, असली जो हमेशा हो, हमज़ा हो या साकिन हो, ये वाला हमज़ा हो या फिर साकिन हो और उन पर मद्दात में से कोई मद आ जाए तो वो मद फ़रई कहलाते हैं। ये दो सबब होते हैं, हमज़ा और सुकून असली जो हमेशा हो या सुकून आर्जी यानी वक्फ हो, जैसे हम सूरतुल फातिहा में आखिरी आयत में करते हैं वलद्दोल्लीन। यहाँ पर हम जब वक्फ करके मद को अदा कर रहे हैं तो ये सुकून आर्जी हम कर रहे हैं। यहाँ हमने सुकून आर्जी अदा किया है तो हमने मद फ़रई अदा की है। जब हरूफ मद्दा को किसी और सबब से लंबा करना पड़ जाए तो वहाँ मद फ़रई अदा होगी, वो मद फ़रई कहलाएगी। ये हमने मद की दो हालतें पढ़ी हैं। अब हमने मद की एक किस्म पढ़नी है। चार इकसाम के मुतल्लिक आज मैंने आपको बताया कि मद की 4 इकसाम है, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम और मद आरिज, जिनमें से आज हम पढ़ेंगे मद मुत्तसिल के मुतल्लिक एक किस्म के वो कौन सी मद है, उसके पढ़ने का कायदा क्या है और कब अदा किया जाता है। अब मद मुत्तसिल के मुतल्लिक देखिए कि मद मुत्तसिल जो है उसका मतलब क्या है, उसके लिए अलामत कौन सी ज़रूरी है और हमज़ा कौन सा ज़रूरी है। अब हमने मद मुत्तसिल पर फोकस करना है। मद मुत्तसिल कौन सी मद है? सबसे पहले मद मुत्तसिल जो है वो मिली हुई मद है। मुत्तसिल का मतलब है मिलना, मद मुत्तसिल मिली हुई मद है और इसके लिए ये वाली अलामत इस्तेमाल की जाएगी और ये वाला हमज़ा इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले आपने ये बात ज़हन नशीन करनी है कि मद मुत्तसिल मिली हुई मद, इसका मतलब है मिली हुई मद, और इसके लिए ये वाली मद की अलामत इस्तेमाल की जाएगी और ये वाला हमज़ा इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसका कायदा देखें
بڑے آسان لفظوں میں آپ نے قاعدہ یاد بھی کرنا ہے، سننا ہے اور اس پر ادائیگی بھی اسی طریقے سے کرنی ہے کہ جب حروف مدہ، پھر سے حروف مدہ کی ذہن نشین کرواتی ہوں، الف، واو اور یا، یہ تمام مدات کی اقسام میں چلیں گے کہ جب حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے. دیکھیں، جب حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو مد متصل کہلائے گی اور اس کو 4 حرکت یا 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جائے گا. قاعدہ دوبارہ سنیں اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں کہ مد متصل جو ہے وہ کب ادا کی جائے گی. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یاد کرنے والا کہ اس کی علامت یہ والی ہے. مد متصل کی جو علامت استعمال ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے، اس کے بعد جو حمزہ استعمال ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جب قاعدہ پڑھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو مد متصل ادا ہوگی یا وہ مد متصل کہلائے گی اور اس کو 4 حرکت یا 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جائے گا. یہ مد متصل کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں اٹیچ ہونی چاہیے حمزہ، علیحدہ نہیں ادا کریں گے، اسی کلمے میں ہم نے ادا کرنی ہے اور حروف مدہ کے بعد ہونی چاہیے اسی کلمے میں حمزہ، تو وہ جو مد ہوگی وہ مد متصل کہلائے گی اور اس کو ہم 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. اب ہم اس کو مثال سے پڑھتے ہیں کہ کہاں پر مد متصل کس طرح ادا ہو رہا ہے. نشاندہی اس حمزہ کی یاد رکھنی ہے اور اس علامت کی یاد رکھنی ہے کہ ہم مد متصل ادا کر رہے ہیں. اب میں 2 آیات سے آپ کو سکھاؤں گی کہ مد متصل کی ادائیگی ہم کیسے کریں گے. اب دیکھیں 2 آیات سے ہم نے مد متصل کس طرح سے ادا کرنی ہے. یہاں پر مد جو ہے وہ مد متصل ہو رہی ہے. سب سے پہلی نشانی ہے علامت. ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ والی علامت ہوگی تو وہ مد متصل ہوگی اور یہ والا حمزہ ہوگا تو مد متصل کے لیے ہوگا. تو یہاں پر ہم نے مد متصل ادا کرنی ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اور ہم نے اس کو 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے یا 4 حرکات کے لیے لمبا کرنا ہے. یہ آیت ہے سورۃ النصر کی 30ویں پارے کی. اس کو پڑھتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا پر مد اصلی ہو رہی ہے جہاں پر کوئی مد کا نشان نہیں ہے لیکن حروف مدہ آیا ہے. الف سے پہلے والے حرف پر زبر آئی ہے، یہاں پر مد اصلی ہو رہی ہے. ہم نے اس کو 2 حرکت کے لیے لمبا کیا. اس کے بعد جاء پر مد متصل ہو رہی ہے، ہم نے اس کو 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی. یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اور مد متصل کی علامت آئی ہے، حمزہ آیا ہے، تو یہاں پر ہم اس مد کو 4 سیکنڈ کے لیے ملی ہوئی مد کو لمبا کریں گے. سواء علیہم اانذرتہم. سواء علیہم اانذرتہم. تو یہ مد متصل کے متعلق ہم نے تفصیلی پڑھا ہے جس کو آپ نے بہت ضروری یاد کرنا ہے اور اپنے ذہنوں میں اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے کہ مد کی جو ہم نے ایک اقسام پڑھی ہے وہ مد متصل ہے. اور اگر آپ نے حروف مدہ والی کلاس نہیں جوائن کی تو آپ ہماری ویڈیوز میں جا کر، ہماری کلاسز میں جا کر تجوید القرآن کورس میں ضرور دیکھیں اور حروف مدہ کی کلاس کو پہلے اچھی طرح سے سنیں، سمجھیں اور اس کے بعد مد کی تختیوں کی اچھے طریقے سے تیاری کریں. تو مد متصل آج کی ہماری مد کی پہلی قسم مکمل ہوئی. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مد منفصل کے متعلق پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.